पोजीशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है, क्योंकि जिस तरह का असर जनता कर्फ्यू में देखने को मिला है वो बताने के लिए काफी कि इस देश का हर एक नागरिक इस चुनौती के लिए अब कमर कस चुका है। एक तरफ जहां कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे योद्धाओं के लिए सलाम पेश किया गया, किसी ने ताली थाली और ताली बजाकर, जिस तरह से शंखनाद के माध्यम से भी जिस तरह आज जनता ने अपने उन योद्धाओं को सलाम किया है, साथ ही ये संदेश भी दे दिया है कि अब कोरोना वायरस के दिन हिंदुस्तान में गिने चुने। इसीलिए बड़ी बहस हम इन सवालों के साथ लेकर आए हैं कि सामाजिक बहिष्कार के साथ होगी कोरोना की हार। और सवाल ये भी है क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, केंद्र सरकार ने 75 जिलों में लॉकडाउन के निर्देश दिया है। उसके बाद एक सवाल ये भी है, जनता कर्फ्यू को क्या आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। साथ ही सवाल यह है, 14 घंटे के जनता कर्फ्यू को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए क्या? संकल्प और संयम जो इस देश के नागरिकों ने आज दिखाया है, क्या यही वो हथियार है जिससे कोरोना वायरस की हार होगी? सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से जीत के लिए बेहद जरूरी है। कैसे हैं उसके लिए डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और साथ ही कोरोना के खिलाफ ये आर पार की लड़ाई है। क्या हिंदुस्तान ने आज जिस तरह का अनुशासन पेश किया है, क्या वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हिंदुस्तान ने इस लड़ाई में जीत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है? चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। आप अपने स्क्रीन पर राजीव जेटली को देख पा रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, और साथ ही विजय सरदाना हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे 5 मिनट कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने कैसे अपने योद्धाओं को सलाम किया। वो योद्धा जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर इस महामारी के खिलाफ, इस पेंडेमिक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए किस तरह तालियां बजाई गई हैं, किस तरह शंखनाद हुआ है, घंटियां बजाई गई हैं, ये हिंदुस्तानियों का उन्हें शुक्रिया कहने का तरीका था। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहा। उन्होंने आज के दिन को भारत का एकता दिवस और अपनी ताकत को पहचानने का दिन बताया। इस समय मैं भी अपने घर के बाहर हूँ, जैसे करोड़ों लोग इस देश में, भारत में अपने घर के बाहर हैं। उन सब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाहर आया हूँ, जो लोग अपनी जान खतरे में डालकर हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं, यानी हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, हमारे सेना के लोग, हमारे पुलिस के लोग, मीडिया के लोग। और आप ये ध्वनि सुन सकते हैं, ये आवाज़ नहीं है, ये शोर नहीं है, ये शक्ति की ध्वनि है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति की ध्वनि है, जो भारत के करोड़ों लोग आज पूरी दुनिया को सुना रहे हैं, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम में कितनी शक्ति है, और भारत के लोग अगर ठान लें तो भारत के लोग क्या नहीं कर सकते। ये एकता देखकर, ये मजबूती देखकर, एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति देखकर यकीन मानिए कि एक तरीके से जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसी कुछ मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग बाहर निकले। आप सब लोगों ने बताया कि हम लोग अगर एक हो जाएं तो कितनी बड़ी शक्ति हम लोग बन सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। इसी तरह इस कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में आप एक साथ एकजुट होकर डटे रहिए। कहा किसी ने अपने तरीके से, किसी ने ताली बजाकर, किसी ने थाली बजाकर, किसी ने शंखनाद के माध्यम से अपने इन वॉरियर्स को सलाम किया है, उन्हें थैंक यू कहा। देखिए, आज यूपी पुलिस की बात कीजिए, किसी भी पुलिस की आज आप बात करें, किसी भी राज्य की पुलिस, ये देखिए ताली बजाते हुए ये वो लोग हैं जो खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो मेडिकल स्टाफ है जो फ्रंट लाइन पर है, और दूसरी तरफ उसका सपोर्ट सिस्टम समझिए, उसमें पुलिस आती है, उसमें वो तमाम लोग जो इस लड़ाई में इस समय अहम किरदार निभा रहे हैं वो आते हैं। भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, इमोशनल करने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा डीपली सोचें तो बहुत कुछ कहती है हिंदुस्तान के बारे में। कई खास मेहमान जो
जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ राजीव जेटली। लोग कह रहे हैं जनता कर्फ्यू तो जनता को तैयार करने की एक कोशिश थी, ट्रेलर था। अब जिस तरह से 15 जिले यूपी के लॉकडाउन हैं, दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कई राज्यों में लॉकडाउन है, जैसे राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा यूटी, चंडीगढ़ की, उत्तराखंड। क्या वक्त आ गया है पूरे देश में लॉकडाउन का? बिल्कुल आदित्य, आप देखिए, आइसोलेशन, सिर्फ आइसोलेशन हमारी जड़ी बूटी है, आइसोलेशन हमारी दवाई है, आइसोलेशन हमारा केयर और क्योर है। अगर हम आइसोलेट होकर रहेंगे, हमें किसी भी चुनौती से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें अपने घर पे रहना है, केवल अपने आप को बचा के रखना है। पूरी दुनिया में आप देखिए, हम तो सोशली कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अपील पे जिस तरीके से आज जो समर्थन मिला, पूरी सड़कें सुनी थी, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। आज 5 बजे जैसे ताली, थाली, शंख, जिस तरीके से आह्वान किया, जिस तरीके से मोटिवेट किया, जो अप्रिशिएट किया हमारी हमारी मेडिकल स्टाफ को, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे हर उस व्यक्ति को जिसका कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, वो अपने आप में देखने वाली तस्वीर थी। पूरी दुनिया ने देखा होगा कैसे भारत ने एकजुटता के साथ इस बीमारी से लड़ने का प्रण ले लिया है। हमारा केवल, मैं कहता हूं कि देखिए, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो, उसमें आपको अस्पतालों में जाना होता है, दवाई लेनी पड़ती है, कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है, कितने तरीके के उपचार करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सबसे अच्छा उपचार है केवल आपको अपने घर पे रहना, अपने बच्चों के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना है, रिलैक्स करना है, जो आपको शायद कम से कम दशकों से नहीं मिला होगा ये मौका कि आप अपने घर पे रह सके। पहली बार आपको मौका मिला है, केवल अपने परिवार के साथ रह के आप किसी बीमारी से बच सकते हैं। ये ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, ये मुमकिन भी नहीं था, लेकिन ये पहली ऐसी बीमारी है जिसमें हर किसी को एक बात तो ये समझ में आई है कि अब मुझे इस बीमारी से लड़ना। और ये बीमारी, ये जो कर्फ्यू है, केवल आज तक का नहीं है, ये शंख दिलों में बजने चाहिए हमेशा उनके लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, आर्मी पुलिस के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस बीमारी में हमारी सेवा कर रहा है। ये बचते रहने चाहिए और आइसोलेशन हमें परमानेंट बना के रखना है। 5 बजे आप क्या कर रहे थे? इरेडिकेट नहीं कर देते ताली की, अपने देश से, जब तक हमारे आंकड़े नीचे नहीं आ जाते। ताली थी, थाली थी या शंख था? तीनों ही चीजें थी आदित्य, तीनों ही चीजें थी। ताली भी थी, थाली भी थी, शंख भी थी और दिलों से बज रही थी। केवल हाथों से और मुंह से नहीं बजाई जा रही, दिलों से बज रही थी। और हर व्यक्ति जो इस देश का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, आपका पर्सनल पूछ रही थी सर, ठीक है, मैं आपका निजी पूछ रही थी, निजी अनुभव पूछ रही थी। ठीक सर, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, प्लीज। प्रेम कुमार जी, आप तो ताली बजा रहे थे। सलाम उन लोगों को जो इस समय फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, और मैं आम लोगों से भी कहती हूँ, हमारे दर्शकों से भी कहती हूँ, हम उनकी मदद तो नहीं कर सकते, उनका दर्द और तकलीफें और उनकी जो ये परीक्षा की घड़ी है, हम उसे कम तो नहीं कर सकते, हम उसमें जाकर मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी तकलीफें कम कर सकते हैं इस लिहाज से, जितने कम पेशेंट्स होंगे उतना कम दबाव हमारे सिस्टम पर होगा। प्रेम कुमार जी, आपको लग रहा है ये लॉकडाउन का वक्त है? देगी कांग्रेस पार्टी पूरा साथ? देखिए, खड़ी होगी सरकार के साथ? आप सही कह रही हैं, सही ध्यान सवाल को कर रही है एड्रेस, क्योंकि अब पूरा फोकस हमारा इसी पर आने वाला है और आ चुका है। देखिए, जनता ने भी पहले से ये तो हम लोगों ने जो शुरू किया उससे पहले से ही लोगों ने तालियां भी बजाना शुरू कर दी और जनता कर्फ्यू के लिए भी तैयार हो गए। और अब आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में भी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इस जनता कर्फ्यू को। लॉकडाउन की संख्या बढ़ गई है, जिलों के हिसाब से भी आप बता रही हैं, 75 की संख्या गिना रही है। पूरे देश में ये स्थिति है और हर स्टेट जहां पर यह गंभीर समस्या है उसको एक्सटेंड करने की बात कर रहा है। देखिए, जब कोरोना जैसी दानवी शक्ति सामने होती है तो एक है कि अगर हम डर जाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन अगर अड़ जाते हैं तो लड़ जाते हैं। आज हम लड़ने की स्थिति में है, पूरा देश जो है एक साथ खड़ा है और पूरी दुनिया को भी एक संदेश है कि जो लोग इसमें पीछे हैं वो हमें फॉलो कीजिए। आप देखिए, 2 महीने में यूरोप कहां से कहां तबाह हो गया, पिछले 2 महीने में हमारे यहाँ भी संक्रमण है और हम फाइट कर रहे हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से एकजुटता है, जिस तरह से सिंसियरिटी है,
वो सिंसियरिटी आने वाले समय में इस एकजुटता को और इस लड़ाई को बहुत मजबूत करने वाली है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से सरकार विपक्ष आज बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो फ्रंट लाइन पर इस बीमारी के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, जिस वायरस के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उनको जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही हौसला देने वाला है, बहुत भावुक करने वाला भी है। लेकिन यहाँ पर अचल मल्होत्रा जी जो हमारे दर्शक हैं, उनमें कई लोग ऐसे होंगे जिनमें डर आ गया होगा। लॉकडाउन वर्ड से डरते हैं लोग, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है। हिंदुस्तान ने, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इस तरह की स्टेज से होकर हिंदुस्तान इससे पहले कभी गुजरा है। लेकिन आपसे मैं कहूं, आप फॉरेन में भी पोस्टेड रहे, विदेशों में कई मुल्कों में आपकी पोस्टिंग रही, हमारे दर्शकों को उन्हीं की भाषा में बताइए इस लॉकडाउन का मतलब एक आम भारतीय के लिए है क्या? देखिए आदिति, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया जो अभी तक यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था, अब उसे यूनिटी इन आइसोलेशन के लिए भी जाना जाएगा। वो आज की जनता कर्फ्यू और शाम की जो ताली और इस पे थाली बजी है, ये दिखा रहा है कि हम आइसोलेट होके भी यूनाइटेड हैं। अब जहां तक सवाल है ग्लोबल डायमेंशन की, आपने इसका जिक्र किया, लॉक जैसे आप ही की मैं उसमें ऐड डिवाइड वी फॉल, नाउ वी से डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। यूनाइटेड नो, आज की तारीख में तो यूनाइटेड इन, वी आर यूनाइटेड इन आइसोलेशन। हम एक दूसरे से दूर हैं लेकिन फिर भी यूनाइटेड है। एब्सोल्युटली जी। तो वी आर यूनाइटेड इन आइसोलेशन। पहले हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, आज यूनिटी इन आइसोलेशन है। और इसका आज मुजाहरा हुआ सुबह जनता कर्फ्यू से और शाम को 5 बजे ताली थाली बजा के, जो मैंने खुद भी बजाई। बहरहाल लॉकडाउन का जहां तक सवाल है, ये लॉकडाउन की फिलॉसफी सीधी सीधी जुड़ी हुई है इस बात से कि हमें अपने आप को आइसोलेट करना है, और आइसोलेशन ही इस समय सबसे बड़ा जो हथियार है कोरोना के खिलाफ लड़ने का है। तो जेटली जी ने भी इस बारे में जिक्र किया। अब देखिए, चाइना में ये शुरू हुआ और उसके बाद यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, इन सब ने सबक नहीं सीखा। इन्होंने शुरू में से बहुत लाइटली लिया, उनका कल्चर ही ऐसा है। क्लब, पब, ये सब जाना, ये उनसे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन इंडिया और हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी, सेल्फ कंस्ट्रेंट, सेल्फ रेफरेन, और ये अपने आप पे वो जो है वो करने की जो फिलॉसफी, वो हिंदू फिलॉसफी भी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी है। तो हमें, मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों को ये बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी कि अगर जर्मनी, यूके और इटली वगैरह को हमने फॉलो किया होता तो आज हमारी भी हालत जो है उतनी ही बुरी होती जितनी उन देशों की हुई। अफसोस की बात है ये वहां हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात की सीरियसनेस को समझा दी। अब हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश है। अगर यहाँ अब अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे से हट के, इसके जरूर कुछ ना कुछ फॉल आउट होंगे जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन ये टेम्परेरी इकोनॉमिक लॉस, या खासतौर से हमारे छोटे तबके के लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ना कोई उनके बारे में भी सोच करनी पड़ेगी। लेकिन जरूरी इस समय ये है कि इसे स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाने से रोकने के लिए हमें जी जान मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये लॉकडाउन कंप्लीट भी हो जाता है, 14 दिन हो, 28 दिन हो, दैट इज इमटेरियल। हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, जैसे कर्फ्यू लगते हैं, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में सहूलियत दे सकते हैं ताकि लोग आम जो जरूरत की चीजें खरीद सके या उनके यहाँ सप्लाई हो सके। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस समय उन लोगों से भी हमें ध्यान में रखना है जो इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाए, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो इसके पैसा बढ़ाने की बात हो, होल्डिंग की बात हो, तो जो काला बाजारी की बात है वो भी, अगर मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तानी को इतनी शर्म तो होगी कि वो इस चीज का फायदा नहीं उठाएगा। हालांकि शुरू में कुछ केसेस ऐसे नजर में आए हैं जहां उन्होंने पुराने मास्क को रिसाइकल करके बेचने की कोशिश करी, सैनिटाइजर नकली बने। तो कुल मिला के ये जो है लॉकडाउन आज की डिमांड है, समय की डिमांड है, और मैं सबसे अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इसे हम पनिशमेंट नहीं ले, हम डरे नहीं और इसे एक हिस्सा समझे अपनी लड़ाई। बिल्कुल, कोरोना से डरना मना है। तो दिल्ली के एलजी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और आगे हम क्या करने की सोच रहे हैं। इसको ऑन कर लेते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। ये अभी जो हमारे
देश में पूरी दुनिया में हालात हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का जो पूरा समस्या बनी हुई है, एक वायरस एक दुनिया के कोने में आया और उसने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हंगामा मचाया हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं हमारे देश में ये वायरस थोड़ा लेट आया, क्योंकि ये नया वायरस है। ये कैसे काम करता है, ये कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे देश में ये लेट आया, इस वजह से दूसरे देशों में इसने कैसे प्रभावित किया उससे हम लोग सीख ले सकते हैं। और अगर हमने वहाँ से सीख लेके उचित समय पे उचित कदम नहीं उठाए तो फिर हम अपने आप को आगे माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से ये वायरस फैला है, और ख़ास तौर से इटली, ईरान, चाइना के जो एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जिन देशों ने इसको अच्छे से डील किया उनके एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं। उससे ये साफ जाहिर है कि इसको जितनी जल्दी रोका जाए, ज़्यादा फैलने से उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी दिल्ली के अंदर हमारे पास 27 केसेस हैं। इन 27 केसेस में 6 केसेस ट्रांसमिशन के हैं, मतलब कि 6 केस वो हैं जो एक आदमी से दूसरे को लगे। 21 केस ऐसे हैं जो बाहर से विदेश घूम के लोग आए थे और वो बाहर से इस वायरस को लेके आए। तो फिलहाल दिल्ली के अंदर अभी ये इस स्टेज में है कि ये एक से दूसरे को अभी तक ज़्यादा फैला नहीं है, केवल 6 लोगों को अभी तक ये फैला है। अगर आज हमने इसके ऊपर कठिन कदम नहीं उठाए, कल को अगर ये कुछ दिन के अंदर मान लीजिए 1000 केस हो गए, 1500 केस हो गए, तो उसके बाद अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होगा जैसे अभी इटली में देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर ज़्यादा केसेस करने के बाद हम लॉकडाउन करेंगे, उन ज़्यादा केसेस को शायद हमारे अस्पताल और पूरा का पूरा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसको डील नहीं कर पाएगा और उस वजह से ज़्यादा मौत हो सकती हैं। इसीलिए आज हम सब लोगों ने मिलके ये तय किया है, आप सबकी सेहत के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत क्या क्या होगा और क्या क्या चीजें सस्पेंड होंगी और क्या क्या चीजें लागू रहेंगी, मैं आपको बता देता हूं। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाजार, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाजार ये सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर्स सील कर दिए जा रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें। पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे, जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे, उतना हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप खुद अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। तो आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो,
बहुत जरूरी हो बाहर जाना, मान लीजिए दूध लेके आना है, सब्जी लेके आना है, तभी बाहर निकलें, अदरवाइज आप बाहर ना निकलें। इन रेस्ट्रिक्शन से, लॉकडाउन से जनता के हित के लिए निम्न सर्विसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। एक तो जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले जितने ऑफिसर्स हैं और जो मजिस्ट्रियल ड्यूटीज हैं, उन सारे ऑफिसर्स को इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, वो जारी रहेंगे। पुलिस का कामकाज जारी रहेगा, सभी अस्पताल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जारी रहेगा, फायर डिपार्टमेंट जारी रहेगा, प्रिजन डिपार्टमेंट चलता रहेगा, राशन की दुकानें जारी रहेंगी, चलती रहेंगी, बिजली के दफ्तर जारी रहेंगे, पानी की सप्लाई से संबंधित सभी विभाग जारी रहेंगे, म्युनिसिपल सर्विसेज जारी रहेंगी, जैसे साफ सफाई। दिल्ली विधानसभा का कल बजट सत्र है, उसके लिए जो भी कामकाज है वो जारी रहेगा। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो सरकार का है वो जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जारी रहेंगे। बैंकों के कैशर और टेलर, ताकि लोग अपने पैसे निकलवा सकें, वो जारी रहेंगे। टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी। जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे खाना, दवाई, इनकी ई कॉमर्स से संबंधित जो सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। फूड आइटम्स, खाने पीने की फूड आइटम्स और ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, बेकरी, मीट, फिश, इससे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। मिल्क प्लांट्स जारी रहेंगे। जो जनरल किराने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो रेस्टोरेंट से केवल टेक अवे और होम डिलीवरी अलाउ किया जाएगा। केमिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी और ऑयल एजेंसीज खुले रहेंगे। एनिमल फॉडर खुले रहेंगी इनकी दुकानें। अब ये सारी जो चीजें मैंने बताई, इनसे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स, इनसे संबंधित जो भी है इन सर्विसेज से वो जारी रहेंगे। और समय समय पे अगर सरकार को लगता है कि कोई एसेंशियल सर्विस है जो रह गई और उसको जारी रखना जरूरी है, तो वो समय समय पे नोटिफाई करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे मिलता है और उससे पूछा जाता है और वो कहता है कि मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूं, तो उसकी बात मान ली जाएगी, उसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सड़क पे मिलता है और वो कहता है कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, दूध खरीदने जा रहा हूं, मैं अपने इस एसेंशियल सर्विस के काम के लिए जा रहा हूं, उसकी बात मान ली जाएगी। तो जनता के ऊपर भरोसा करके जो जनता अगर इससे रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई, तो उसकी बात मान ली जाएगी। 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो बंद रहेंगे, लेकिन उनके जितने एम्प्लॉयज हैं उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो सभी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स को अपने अपने कर्मचारियों को इस दौरान जब लॉकडाउन रहेगा उसकी पूरी तनख्वाह देनी होगी, इंक्लूडिंग परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। भारत सरकार से, चूंकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं, भारत सरकार से संबंधित जो भी ऑर्डर होंगे वो भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस ऑर्डर को लागू नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभी तक काफी ये सुनने में आ रहा है कि मास्क की और सैनिटाइजर्स की काफी ब्लैक हो रही है। हम सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में हैं, अगर आप इस तरह की कालाबाजारी करते हैं तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, ना केवल कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ। तो वो आप लोग जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे बाज आएं और सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। अभी तक हम 327 जगह रेड मार चुके हैं और 437 लोगों के खिलाफ हम अभी तक मामले दर्ज कर चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके ऊपर काफी परेशानियां सब लोगों को उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इस पूरी कार्रवाई से
10 लोगों की भी जान बचा ली, 20 लोगों की भी जान बचा ली, तो मुझे लगता है इट इज वर्थ इट। बस नहीं, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो? एनी क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए क्या बड़ी बातें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें इस लॉकडाउन से छूट दी गई है, वहीं आपको क्या बंद मिलेगा जल्दी से आपको बता देती हूँ। फैक्ट्रीज को, ऑफिसेज को, गोडाउन्स को, जो वीकली बाजार लगते हैं, दुकानें हैं, उन्हें बंद किया गया है। बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन्हें बंद किया गया है। कुल मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है। डीटीसी की 25% बसें ही सड़क पर आपको दिखाई देंगी, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के भी दफ्तर हैं। तो जो केंद्र सरकार से जुड़े कार्यालय हैं या काम हैं, वो केंद्र सरकार उन्हें देखेगी, लेकिन दिल्ली सरकार के दायरे में जो सर्विसेज आती हैं, उन्हें लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपने एक बात बहुत क्लियरली वहां पर सुनी दिल्ली के सीएम को कहते हुए, वो ये थी इसमें लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज शामिल नहीं है। जाहिर तौर पर पुलिस मैदान में होगी, हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज इसमें शामिल नहीं है, फायर डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है, प्रिजन इसमें अलग है, और इसके अलावा राशन की अवेलेबिलिटी रहेगी, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। तो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल रहेंगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस इंफॉर्मेशन को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आप डरे नहीं। तो कल सुबह 6 बजे से 31 मार्च तक देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो हम सवाल यही पूछ रहे थे, जिस तरह का सपोर्ट जनता कर्फ्यू को मिला, क्या उसे बढ़ाने का वक्त आ गया है, लेकिन सरकारें भी अब कड़े फैसले लेने की तैयारी में आपको साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के सीएम का स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से 31 मार्च तक के लिए दिल्ली में बंद का ऐलान कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है, ऑफिसेज बंद रखे गए हैं, फैक्ट्रीज को बंद किया गया है। इसके अलावा जो गोडाउन है, वीकली बाजार है, दुकानें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आप समझ लीजिए बस आती है, टैक्सी आती है, ऑटो रिक्शा, मेट्रो सेवा आप ऑलरेडी जानते हैं बंद की गई है। दिल्ली के बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। और साथ ही बड़ी बात, आपको याद होगा ज्यादातर संक्रमण हुआ बाहर से आए लोगों की वजह से। बाहर से आए लोग ज्यादा इसका शिकार हुए हैं और फिर लोग उनसे जो संपर्क में जो आए वो संक्रमित हुए। एक बड़ा ऐलान, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है राजधानी दिल्ली से। बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा ऐलान है, लेकिन डराने वाला नहीं। आपको इससे ये राहत महसूस होनी चाहिए कि जिस संक्रमण के चेन को तोड़ने की बात तमाम एक्सपर्ट्स बार बार कर रहे थे, उसी संक्रमण को तोड़ने की तरफ हिंदुस्तान ने ये बड़ा कदम उठाया है। जब सुविधाओं के बारे में सोचें तो एक बात जरूर याद रखें, जान है तो जहान है। विजय सरदाना जी, मैं इस लॉकडाउन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। वैसे तो मैंने जब आपको यहां पर आने के लिए अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा तो मैंने सोचा था मैं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन ये जो ऐलान है जरा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से उन्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन का मतलब क्या है? इस लॉकडाउन का मतलब है पब्लिक गैदरिंग को रोकना, लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकना, लेकिन उनकी जिंदगी पर किसी तरह का प्रहार करना नहीं। देखिए अदिति जी, बहुत सही सवाल आपने उठाया। मैं 2-3 ऑब्जर्वेशन जो आपके चैनल्स पे आ रहा है, 5 बजे भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर थाली बजा रहे थे। ये गलत है। आइसोलेशन में आपको करना था। कभी कभी जोश में हम लोग होश खो देते हैं। मेरी जनता से निवेदन यही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने घर से ताली बजाएंगे, आप लोग नीचे होके इकट्ठे होके एक सेलिब्रिटी मूड में कर रहे थे। ये गलत है। कृपया अगली बार ऐसा ना करें। होश, जब आपको जोश आए होश ना खोएं। संक्रमण ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमने देखा कि कुछ लोग पुलिस वालों को फूल देने की कोशिश कर रहे थे। गिफ्टिंग बंद करें। गिफ्ट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ट्रांसफर। कहने का मतलब मैं 2 उदाहरण क्यों दे रहा हूं आपको? मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह लड़ाई जनता की है, सरकार की नहीं है। जहां जहां जनता फेल होगी वहां वहां सरकार को उतरना पड़ेगा। अगर हम संयम रखेंगे, हम कंटेमिनेशन नहीं फैलाएंगे, कोरोना वहीं का वहीं थम जाएगा। जब हम अपने पे काबू नहीं रख रहे, हम ट्रांसपोर्ट रोक नहीं पा रहे, हम मूवमेंट रोक नहीं पा रहे, जनता को काबू में करने के लिए लॉकडाउन करना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह लड़ाई सरकार की नहीं है, यह लड़ाई जनता की है, हमारी और आपकी जिंदगी की है। जहां हम फेल करेंगे, जहां हम केयरलेसनेस होंगे, वहां सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और हमें उस पर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गलतियां हमारे से हो रही हैं।
और बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल फील्ड में काम करता हूं, आपको लगता होगा क्वारंटाइन जिस तरह से लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं कोई नई चीज है। आप गांव में जाइए, उन किसानों से मिलिए जो मुर्गी पालन करते हैं। वो आपको आज से नहीं, पिछले 30 साल से अपने फार्म पे नहीं ले जाने देते थे, क्योंकि उनको पता है कि जब आदमी मुर्गी के फार्म में आएगा तो आदमी बीमारी लेके आएगा और मुर्गियां मरेंगी। ये एक छोटा अनजान इग्नोरेंट किसान को भी पता है बायोसिक्योरिटी क्यों जरूरी है। हम तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, और आप देखोगे जितना ये फैल रहा है, ये गरीब से अमीर में नहीं जा रहा, ये बीमारी अमीर से गरीब में जा रही है। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ेगा, हमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि आई एम ए सोर्स ऑफ ए प्रॉब्लम। हम दूसरे को ना देखें, आई एम ए सोर्स ऑफ ए प्रॉब्लम, आई शुड रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। मुझे अपने आप को काबू करना है ताकि मैं दूसरे को बीमारी नहीं दूं। ये जब तक मैसेज हमारे गले में नहीं उतरेगा, हम सरकार की तरफ देखते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे अंदर है और मैं सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई आपकी और हमारी है, और हमें ही लड़नी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आज जो ये कदम उठाया गया है, जनता कर्फ्यू को भी जिस तरह से जनता ने सहयोग दिया है और जनता का योगदान रहा है, जनता भी हीरो है, जिस तरह का अनुशासन उसने दिखाया है, डू यू थिंक ये स्टिच इन टाइम? बिल्कुल अदिति, देखिए आज इतिहास के पन्नों पे भारत ने अपना नाम दर्ज कर लिया और गर्व हो रहा है मुझे आज भारतीय होने पर, और आई थिंक आज सभी को गर्व हो रहा होगा भारतीय होने पर, जिस तरह से लोगों ने आज सपोर्ट दिखाया है। और जब लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है, प्रशासन पर अपना पूरा भरोसा जताया है, तो वहीं प्रशासन पर भी अब और ज्यादा बोझ आ जाता है, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो आप देखिए लोग कितने खुले दिल से सामने आए हैं और उनकी बात का सबने पालन किया है। तो अब प्रशासन को भी जरूरी है कि वो पूरे इंतजामात करे ताकि लोगों पर ये विपदा ना आए, और अगर आती है तो उसका जो है कैसे मैनेजमेंट करना है वो बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अब लोगों को ये समझना जरूरी है कि केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, हम स्टेज 3 की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त बहुत ज्यादा कमर कसने की जरूरत हो ही गई है हम सबके लिए। तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमें प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, जो भी ये लॉकडाउन है, जो भी ये जनता कर्फ्यू, हमें पूरी तरह से इसका पालन करना है। विक्रम सिंह जी, इसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे, अगर हम 130 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं, हम 130 करोड़ से ये एक्सपेक्ट करें कि वो इस नियम को फॉलो करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करना, जब हम खासतौर पर लॉकडाउन की बात करते हैं, और यहां पर मैं कहना चाहती हूं, आप यूपी पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, आज यूपी पुलिस को, जब मैं खुद काम पर आई तो मैंने देखा वो किस तरह से एक्टिव थे, किस तरह से वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूं, इसको इम्प्लीमेंट करना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसमें क्या पेनल्टी का प्रावधान है, कैसे इसको लागू किया जाएगा? अदिति जी, इसमें पेनल्टी का प्राविधान है, सजा का प्राविधान है, 2 साल तक की कैद की सजा है। आपसे पिछले शो पर हम लोगों ने डिस्कस किया था लखनऊ की घटना को लेकर के, वहां 4 FIR रजिस्टर की गई हैं। मैं आपके सामने कानून के 3 बिंदु प्रस्तुत करूंगा, 269, 270, 290 इंडियन पीनल कोड, जिसमें 2 साल की सजा का प्राविधान है और जुर्माने का भी है। इसके अलावा एपिडेमिक्स डिजीजेस एक्ट 1897, इसके संबंध में धारा 2 के ऊपर कार्रवाई की गई है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने बृहद निर्देश पूरे देश में निर्गत किए हैं 11 मार्च को। इन सब चीजों में ये व्यवस्था लागू की गई है। शासन प्रशासन को अधिकृत किया गया है कि किस तरीके से धारा 144 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई करें, जन समूह को इकट्ठा न होने दें, और जो भी सेवाएं बाधित होनी है उनको बाधित करें, और जो प्रचलित करनी है उनको प्रचलित करें। अगर प्रेमिसेस आवश्यकतानुसार आप लेना चाहें, आप ले सकते हैं। अदिति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस और प्रशासन, हमारा मेडिकल स्टाफ, ये आज त्याग की मूर्ति है। इन्होंने एक मिसाल कायम की है, इसलिए उनको सलाम। आज 5 बजे हम सब ने बाहर निकल के, मैंने भी बाहर आकर के उनको सलाम किया, और उनको जो भी हमारे अभिवादन हो सकता था, अभिनंदन हो सकता था, वो किया। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर आधा प्रतिशत भी लोग इसको नहीं माने, वो डैमेज करने के लिए पर्याप्त है। वो आधा प्रतिशत अगर गिने चुने लोग भी अगर आकर के इन नियमों का पालन न करें, तो वो करे कराए पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। और यहां पर शासन प्रशासन, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का महत्व आता है कि इस दिशा में 0 टॉलरेंस, क्योंकि 99.9% पास मार्क्स नहीं है, केवल 100% पास मार्क्स है, 99.9% फेलियर मार्क्स है। इसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपने जो कहा कि पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एकजुट होकर के, और आज
मैं कम प्रशंसा करता हूं राजनीतिक मित्रों के, लेकिन जो आज दिशा निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिए हैं, सारगर्भित विद अटेंशन टू डिटेल, और क्या चीज है जो उन्होंने छोड़ी है, हर चीज का समावेश उनके आदेशों में है। यहां तक कि जो अंशकालिक कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों को लेकर के एसेंशियल नॉन एसेंशियल का भेद कर देना, भारत सरकार के कार्यालय और उनके ऊपर कार्रवाई करना, और हर्ष का विषय है पारस्परिक समन्वय के ऊपर भी ध्यान दिया जो अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। ये अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है। पूरा राष्ट्र आज एक है। जैसे विद्वान पहले से कहा, संक्रमण ये देखेगा नहीं कि कौन राजनीतिक दल है, कौन ऊंचा कौन नीचा, वो सबको संक्रामित करेगा। जी राजीव जेटली जी, मैं आपसे अब वो पहलू उठाना चाहती हूं क्योंकि खुद मुझे ऐसे फोन कॉल्स आए, मेरे ऑफिस में ऐसे कॉल्स आए, और देखिए हमारे दर्शक लिख भी रहे। ये संदीप शर्मा हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वाले घर बैठेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, और अगर कोई मना करे, मुझे नेता तो कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा, मुझे मना करे तो मैं क्या करूं। आज ऐसे कॉल्स ऑफिस में आए जिसमें लोग ये कह रहे थे कि एक तरफ हमसे अपील की गई है हम घरों में रहें, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो किसी कंपनी में काम करते थे, उन लोगों पर इस बात का प्रेशर था कि आप आइए काम करने के लिए। सर ये चैलेंज है, आप इसको उस लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? विजय सदानंद जी मैं दूंगी आपको, लेकिन राजीव जेटली जी ये चैलेंज है। एक रोजी रोटी कमाने वाला मजदूर जो 24 घंटे काम करता है तब खर्चा चलाता है, उसका घर चलाना अब चैलेंज है। आप इन कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए सर। अदिति, ये सामूहिक रूप से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आपने कहा स्पेसिफिक तौर पे कुछ लोगों ने इस तरीके की कंप्लेंट करी है, जबकि हर किसी फैक्ट्री के मालिक ने आह्वान किया है, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हम अपने किसी वर्कर की सैलरी नहीं काटेंगे। और ये मैक्सिमम तौर पे, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है, ये इसको लोग सब समझ रहे हैं। अगर किसी एक की फैक्ट्री चल रही है और दूसरे की फैक्ट्री नहीं चल रही है तो एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जब सामूहिक रूप से सभी को यह मालूम है कि पूरा लॉकडाउन है, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, अभी कोई कंपटीशन ही नहीं है, किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब प्रतिस्पर्धा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी कंपनी का मालिक या किसी भी फैक्ट्री का मालिक इस तरीके का प्रेशर बनाएगा। बावजूद उसके अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आप जिस तरीके से उजागर कर रहे हैं वो जरूर संज्ञान में प्रशासन के लेके आनी चाहिए। प्रशासन उसके ऊपर उचित कदम उठाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन है, एडवाइजरीज हैं। तो गवर्नमेंट ने ही इस बात को कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है सभी से कि अगर आप तो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वर्कर की बात करिए, हम तो ये कहते हैं कोई व्यक्ति बेचारा अगर जो हैंड टू माउथ है, उसको दिनचर्या में कमाता था, उससे गुजारा करता था, जो भी लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, उसके घर में राशन दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको दवाइयां दे सकते हैं, उसको देनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सोशल, आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही होने वाला है। दो ही चीजें हैं जो हमारे देश को एकजुट रख रही है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कदम की बात कर रही हूं इस सिलसिले में सर, क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ एक ही चैलेंज है सर, मुझे पूरा यकीन है जो हम जिन 0.1% लोगों की बात कर रहे हैं शायद वो भी घर बैठ जाए। अगर उन्हें इस बात का आश्वासन मिल जाए, उनके घर में राशन पानी हो, उनके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि उसका मालिक बुला रहा है या उनके पार्लर वाली बुला रही है। ये जो सर मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूं, मैं बड़े लेवल की फैक्ट्रीज या कंपनीज की बात नहीं कर रही हूं सर। ये जो बहुत लोकल लेवल पर चलती हैं, जहां पे 10 लोग काम करते हैं, 15 लोग काम करते हैं, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं उसकी बात कर रही हूं सर। ये तो बिल्कुल आदित्य, जब कोई चीज जारी की जाती है सरकार द्वारा तो उसमें पूरे नियम लिखे जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बात रखी, कोई घर में काम करने वाली मेड के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि वो घर पे काम करने के लिए आए, तो यहां पर तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो टूटता है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे जो संज्ञान में नहीं आ रही, समाज के नॉलेज में नहीं आ रही, एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर इसी तरीके से 5 लोग प्रेशर बनाएंगे, 5 घर वाले प्रेशर बनाएंगे, 5 घरों से अगर वो मेड होकर आपके घर में आती है तो आपको क्या सुरक्षा दे रहे हो, आप किस तरीके की सिक्योरिटी एंश्योर कर रहे हैं अपने लिए भी। आपको जब हम आइसोलेशन की बात कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है विजय सदानंद जी, जल्दी से देखिए, हमने ये भी देखा, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। हम बार-बार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी मैंने नियम बनाए, अरविंद केजरीवाल को भी मैंने कहते हुए सुना कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, ओवर रेट मतलब आप दाम बढ़ाकर नहीं चार्ज कर सकते। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले मैं ओट्स के बिस्किट लेना चाहती थी, मेरी माताजी डायबिटिक है उनके लिए। सर मैं 4 स्टोर पर गई, चौथे स्टोर पर जाकर मुझे सिर्फ 12 मुश्किल इतना छोटा पैकेट में लेकर आ पाई। सर ये तो कंसर्न्स है ना, इनको तो एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए, मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। जी। पहला
जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, लोकल इंडस्ट्री बॉडीज हैं, वो कृपया एक सर्कुलर जारी करें अपने सब मेंबर्स को, चाहे वो छोटा लोकल इंडस्ट्री हो, रिटेलर एसोसिएशन हो, जो भी है। आप कृपया एक सर्कुलर जारी करिए कि जो सरकार ने कानून लगाए हैं, जो प्रावधान दिए हैं, उनका 100% फॉलो हो। कोई भी वायलेट करेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे, उसको मेंबरशिप से हटाएंगे। एक पीयर प्रेशर बनना चाहिए। दूसरी बात, यही सर्कुलर स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इश्यू करना है। तीसरी बात, सबको पता है कि किसके पड़ोस में कौन सी फैक्ट्री काम कर रही है। एक ऐसा वेबसाइट भारत सरकार को बनाना चाहिए कि मैं फोटो खींच के बताऊं कि देखिए ये आदमी वायलेशन कर रहा है। वहां पे जब तक ये कंप्लेंट समाज नहीं करेगा, ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे। ब्लैक शिप्स को उखाड़ फेंकना है, पहली बात। अब आते बात जो आपने कहा है कि सब एसेंशियल कमोडिटीज की बात है। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि जितने फूड आइटम हैं, जितने ड्रग्स हैं, जितने सैनिटेशन प्रोडक्ट्स हैं और जितने ट्रांसपोर्टेशन हैं, इनको आप अगले 6 महीने के लिए एन मास एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दबा के बैठे होंगे कि जैसे ही बाजार खुलेंगे हम 2 नंबर का माल डबल पे बेचेंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुसीबत का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसी जितनी एसेंशियल सर्विसेज हैं, आप उनको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करिए और एक सर्कुलर जारी करिए कि जो वायलेट करेगा उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। ये नहीं कि 6 महीने 3 महीने। उसके अलावा इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी को जो फरवरी में रेट थे एमआरपी बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है अगले 6 महीने के लिए। आपको आज ही रेलेवेंट पॉइंट्स सीधी बात जारी करनी पड़ेगी, ताकि जो लोग तिकड़मबाजी में लगे हुए हैं, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मौके का फायदा उठाएं, प्रॉफिटियरिंग करें, उनको जड़ से अभी काटना है, ताकि वो बाद में एक सोशल न्यूसेंस ना बन जाए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विक्रम सिंह जी। उसके बाद में डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपको दूंगी फ्लो। विक्रम सिंह जी, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? जी, इसमें पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। जैसे कि सरदारा साहब ने कहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की अगर परिधि में चीजें आ जाती हैं तो कालाबाजारी और मुनाफाखोरी दोनों पे वांछित अंकुश लग सकता है। लेकिन जो ब्लैक शिप है, जो इस तरीके के अवांछनीय तत्व हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण पुलिस के पास एक बहुत बड़ा अभिसूचना तंत्र है कि जो कालाबाजारी करते हैं या उनका कोई संगठन है या कोई सिंडिकेट है, उनके बारे में जानकारी लेखा जोखा पहले से उनके पास है। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो पूर्व सजा याफ्ता है और जो पुराने मुजरिम हैं, उनका लेखा जोखा खंगाल करके वर्तमान में जो क्रियाशील है समावेश करके जिलाधिकारी के साथ समन्वय करके शासन प्रशासन के साथ मार्केटिंग विभाग के साथ उनके ऊपर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। दूसरी चीज की जो अमेजॉन वगैरह की सेल्स हैं, जैसा आपने बताया कि कुछ चीजों की बहुत कमी दृष्टिगोचर हो रही है, इन लोगों ने भी होम डिलीवरी पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी। उनको विश्वास में लेकर के होम डिलीवरी के बारे में दिशा निर्देश मिल जाने चाहिए कि अब बनिस्बत जैसे बैंक्स भी कहते हैं कि वहां न जाकर के आप नेट बैंकिंग करें, तो बनिस्बत वहां जाकर के आप होम डिलीवरी पर कार्रवाई करें, जो कि कई जगह शुरू हो गई है, तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक सर, थैंक यू आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है, उन लोगों के खिलाफ जो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करें। हालांकि मैं कहूंगी बहुत ही मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं, लेकिन मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि शायद अगर हम लोग दुकानदारों से ये बोले कि एक लिमिटेड अमाउंट तक ही एक व्यक्ति को आप सेल कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बल्क में बाइंग कर रहा है तो वो ना करें। मेरे ख्याल से वो भी अपने लेवल पर शायद कंट्रोल कर सकते होंगे इस चीज को, कि वो लोग, क्योंकि सब किसी को ही खरीदना, अगर एक ही जना सब कुछ लेकर चला जाएगा तो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहता, तो शायद वो लोग भी कहीं ना कहीं अंकुश शायद इस चीज पर लगा सकते होंगे। साथ में मैं लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि अब हम इस कठिन समय में आ गए हैं, लॉकडाउन का समय शुरू हो गया है, तो पैनिक नहीं करें। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हम टेस्टिंग के लिए भागे, क्योंकि अब प्राइवेट लैब्स में भी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। गवर्नमेंट ने चिन्हित कर लिया है प्राइवेट लैब्स को, और आईसीएमआर ने भी अब अपने टेस्टिंग का दायरा बढ़ा लिया है। जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है और फिर भी वो कॉन्टैक्ट में है तो उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो घबराएं नहीं, टेस्टिंग के लिए परेशान नहीं हो, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को इस वक्त सेग्रीगेट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आप घर के अंदर है तो उनको सेग्रीगेट कीजिए। प्रेम कुमार जी, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन 20 सेकंड सर, प्लीज बाय द क्लॉक 20 सेकंड्स, और अचल जी 20 सेकंड्स प्लीज। मैं कहूंगा कि एक बार फिर एक वक्त है कि देश में जो उद्योगपति हैं, जो कारोबार जगत है, जो उससे जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर बातचीत करें और कैसे जनता को अधिक से अधिक राहत पहुंचाया जाए, उस पर एक सोल्यूशन निकालें। देखिए, एयरपोर्ट से तस्वीर है ये लोग भी फाइटर्स से कम नहीं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी जिस तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को, जिस तरह से ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं, सलाम इनके लिए भी बनता है। लेकिन ये ताली बजा रहे हैं उनके लिए जो कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं।
जो खुद जोखिम उठाकर इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, अगर ये लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, अगर ये लोग अपना किरदार बखूबी निभा सकते हैं, तो हमें और आपको तो क्या करना है? हमें और आपको तो अपने ही छत के नीचे बैठना है, हमें तो अपने ही घरों में रहना है। और हम कर किसके लिए रहे हैं? हम ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। और अगर हम अपने को और अपनों को बचाएंगे तो यकीन मानिए सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, ये टर्म आपने बार बार सुनी है, इस सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम दरअसल देश को बचाएंगे। और देखिए पुलिस किस तरह से, दिल्ली पुलिस की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और ये लोग हॉर्न बजा रहे हैं। ये हॉर्न बजाने वाली तस्वीरें महिला पुलिसकर्मी लग रही है, क्योंकि आप इसमें पिंक कलर भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये हॉर्न बजा रही, हॉर्न बजाकर ये सलाम कर रही है। थोड़ी देर पहले हमने एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखाई। इसके अलावा ताली, थाली, शंख, हर किसी से जो मुमकिन हो रहा है वो कोरोना वॉरियर्स को अपने तरीके से सलाम कर। देखिए विक्रम सिंह जी तो अभी भी ताली बजा रहे हैं। सर बजा लीजिए, खुलकर ताली बजा लीजिए, सर बजा लीजिए। मैं इसी तस्वीर के साथ इस शो को क्लोज करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे विक्रम।